नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि ज्योतिषाल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद very important offense against marriage, and that was dealt under section 493 IPC, and now it has been dealt under section 81. Already I have taught it as BNS section 81, and this is the section, this is the lecture when I taught it as the IPC 493. तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। डिटेल्स आपको सारी लेक्चर में मिल ही जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे एंड दिस इज व्हाट द प्लीज सी द बोर्ड चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20, दिस इज चैप्टर नंबर 20 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। एंड यहीं से आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है, विच चैप्टर, this chapter 20 is important only for prelims and hardly important for your mains। देखिए मेन से क्वेश्चन कहने को तो हम हाथ रोक नहीं सकते हैं, किसी का भी कहीं से बन सकता है, बट एक्सपेक्टेड यही है कि दिस चैप्टर शुड बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर प्रीलिम्स। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम द हेडिंग ऑफ द चैप्टर, विच चैप्टर डील्स विद द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द मैरिज। दिस इज व्हाट 20 10 10 ये हुआ हस्बैंड और ये होगी इनकी लड़ाई, और ये है वाइफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ एक्स एक्स दोनों के हाथ में तलवारें हैं, ऐसे याद कर लीजिए अगर याद ना रहे तो। ठीक, दिस इज चैप्टर 20। कहाँ से कहाँ तक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, सेक्शन 493 टू 498 ये आपके सेक्शंस हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि चैप्टर 20 में कौन कहाँ से सेक्शन कहाँ तक हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, प्लीज़ कम टू सेक्शन 493। 493 समझे? अब व्हाट इज दिस समझिए इसको, देखिए। तो एक है राजकुमार, ये रहे हमारे राजकुमार, है ना, और ये रही हमारी राजकुमारी। अब ऐसी याद आती है मुझे, है ना। राजकुमार ने कहा कि देखो याद करो वो शकुंतलम का टाइम जहाँ पर राजा दुष्यंत गए थे और वनों में उन्हें शकुंतला मिली थी, उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। तो जाएगा सब कुछ, तुम तो जानती हो ये विवाह जो है मन का मिलन है। क्या 7 फेरों में रखा है, क्या कह, आओ मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरता हूँ और आज से तुम मेरी पत्नी हो गई। सही है, अब पत्नी हो गई है, अब तो तुम समझती ही हो पत्नी बनने के बाद में पहला काम तो यही है कि हमें वैसे रिलेशनशिप में एंट्री करनी है, पत्नी को भी ये विश्वास हो जाए जो अपने को पत्नी मान रही है, और उस तरीके से फिर वो व्यवहार करने लगे, और बाद में पता चले कि ये तो कुछ और हो गया। आप समझ रहे हैं यहाँ पर ये? तो वैसा ही कुछ ऑफेंस है आपका सेक्शन 493। तो प्लीज़ सी द वर्डिंग्स, बहुत टेक्निकल नहीं है ये सेक्शंस, और लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए सेक्शन 493 की लैंग्वेज कौन सा है, क्या है, देखिए एक एक वर्ड को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। दिस इज सेक्शन 493। हेडिंग से देख लीजिए, हेडिंग में देखो, हेडिंग से ही काफ़ी कुछ क्लियर होता है आपको। कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन को हिंदी में बोलते हैं सहवास। कोहैबिटेशन माने सहवास। कॉज्ड बाय ए मैन, तो ऑल मैन शुड बी बिवेयर। This section is only against the man. Section 493 is against the man. ठीक है, This is what सहवास किसने किया? By a man। कैसे किया? Deceitfully किया, कपटपूर्ण तरीके से किया, प्रवंचना करके किया, और क्या किया? Inducing a belief, ये विश्वास दिला करके कि वो लॉफुल मैरिज में एंटर कर चुके हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से कपट करे, प्रवंचना करे, डिसीट करे किसी व्यक्ति को, यानी कि महिला को, उनको ये विश्वास दिला दे कि अब हम लोग शादीशुदा हैं, अरे हम पति पत्नी हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, अब हम पति पत्नी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। लड़की करे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, देखो मैंने तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दिया, अब तो साक्षी, भगवान को साक्षी मान चुका हूँ, ये रही मूर्ति, तो हो गए ना पति पत्नी। अब इस तरीके से इसे कहते हैं इंड्यूसिंग ए बिलीफ, दूसरे व्यक्ति, सामने वाली महिला को, लड़की के मन में ये विश्वास जगाना। तो जब कोई पुरुष
ऐसा काम करता है तो उसको ही इज़ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 493। तो ये है हेडिंग। हेडिंग से भी क्वेश्चन आएगा। अगर हेडिंग में बहुत दिक्कत में फंस जाओ तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ, इतना भी याद कर लेंगे, कोहैबिटेशन बाय मैन, यहाँ से भी टिक लगने के लिए पर्याप्त है इसमें, ठीक। बाकी आपको इसकी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ रीड द लैंग्वेज अलोंग विद मी। व्हाट इज दिस? एवरी मैन, प्रत्येक पुरुष, हर पुरुष। कौन? हु बाय डिसीट causes any woman to believe। क्या? मैन इज कॉजिंग वुमेन टू बिलीव। एक पुरुष महिला को ये विश्वास करवा रहा है, समझे? विश्वास कारित करता है। और कैसे करता है? प्रवंचना से करता है, सही है। तो पहला उसे देखिए, एक्टस रियस क्या है यहाँ पे देखिए, हु बाय डिसीट। डिसीट क्या हुआ? मेंस रिया का पार्ट हो गया, मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड। हु बाय डिसीट कॉजेज एनी वुमेन टू बिलीव। जो कोई भी प्रवंचना करके, हर पुरुष, जो कोई भी नहीं, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक वो पुरुष, हर पुरुष जो कि डिसीटफुल तरीके से, डिसीट से, प्रवंचना करके किसी महिला को, कॉजेज एनी वुमेन टू बिलीव दैट, उनसे विश्वास कराए। अब ये महिला कौन है? हु इज दिस वुमेन? प्लीज सी दिस। दिस मैन इज कॉजिंग ए वुमेन। हु इज दिस वुमेन? दिस वुमेन हु इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, जो कि उसके साथ विधिपूर्ण तरीके से विवाहित नहीं है। समझे आप? जो हु इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, जो कि उसके साथ विधिपूर्ण तरीके से विवाहित नहीं है। तो वुमेन इज व्हाट? दिस गर्ल, यू कैन से दिस गर्ल इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, बट दिस गाय, ये जो भाई साहब हैं, है ना, ये इसको विश्वास दिला रहे हैं कि अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, कैसे बात कर दी, मैं झूठ बोलूंगा तुमसे, मेरा चेहरा देखो। ऐसे थोड़ी होता है। टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम। तो इनको आप समझेंगे तो उसका मर्म समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या, वुमेन कौन सी है? वुमेन हु इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, ये वुमेन है। और इसको क्या विश्वास दिलाया जा रहा है? ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम। किस तरीके से दिलाया जा रहा है विश्वास? बाय डिसीट, प्रवंचना करके दिखाया जा रहा है। तो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। हु इज द वुमेन? वुमेन इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, वो उसके साथ विधिक रूप से विवाहित नहीं है, लेकिन उसको ये विश्वास दिलाया जा रहा है। कौन दिला रहा है? कोई पुरुष दिला रहा है, कोई महिला नहीं। और उसके बाद में क्या यहाँ पर है? एंड what? To cohabit or have sexual intercourse with him in that belief, और कि उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा। इट मीन्स व्हाट? सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके साथ वो स्टैब्लिश करता है। तो ये जो धूर्त व्यक्ति है, पहली बात, एक लड़की को ये विश्वास दिलाता है कि तुम मेरे साथ लीगली मैरिड हो, and therefore there is no harm in entering into sexual relationship with me, and then he does so. So basically you will see the woman is consenting here. That woman is consenting for that. The woman submits herself for this sexual act. But what is her belief? उसका विश्वास क्या है? Because she is entering into sexual relationship with that man because she is lawfully married to him. इस विश्वास में कर रही है वो। कंसेंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू डिसीट, कपटपूर्ण तरीके से उसकी सहमति ली गई है यहाँ पर। और डिसीट भी किस तरीके का? इस तरीके का कि शी इज लॉफुली मैरिड टू दैट मैन।
तो प्लीज लेट मी नो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई. दिस इज सेक्शन 493. कम ऑन एवरीवन, हरी अप. खुशबू, अभी चौधरी, राजश्री, so basically in this section you will see the elements you have. Important elements is what? Deceit, प्रवंचना, कपट. कैसा? causing a false belief, जो कि एक झूठा विश्वास दिलाते हैं, मिथ्या विश्वास दिलाते हैं in the existence of lawful marriage. This is the first ingredient in this case. And second is what? Cohabitation और sexual intercourse, यानी कि सहवास या मैथुन कारित करना, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं. तो इसमें आप जो देखो ध्यान रखेंगे, क्योंकि 493, 494 इसमें कई बार जो है, 494 तो अपने आप में अलग है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. तो यहाँ पर आप जो 493 पे फोकस करेंगे, दो बातें हैं कि जो द चीफ एलिमेंट इज व्हाट, द फर्स्ट चीफ एलिमेंट इज व्हाट? डिसीट, यानी कि प्रवंचना हिंदी में बोलते हैं या कपट बोल सकते हैं. अब ये डिसीट कैसा हो सकता है? ये किसी भी तरीके का हो सकता है. द वे यू कैन डिसीव, जिस भी प्रकार से, छल से, कपट, किसी तरीके से भी उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करना. एंड नाउ द पर्पज ऑफ डिसीट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिसीट है, जो आपने कपट किया है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कपट क्या दिलाता हूं. सीताहरण में जो रावण ने कपट किया, अपने अपना भेष बदला, है ना. पर्पज क्या था? एब्डक्शन, किडनैपिंग. ठीक, यहां पर डिसीट जो हो रहा है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज क्या है कि उसको ये विश्वास करना, उसके दिमाग से खेलना लड़की के, कि उसको ये विश्वास कराना कि वो लॉफुल मैरिज एग्जिस्ट करती है हमारे बीच में. तुम्हें याद है, देखो जब हम छोटे छोटे थे तो चक्कर नहीं काटे थे हम लोगों ने उसके आगे, तो शादी तो हो गई थी पागल उसी समय, बस हम बड़े हो गए, अब तो भूल गई पागल. समझ रहे बात को? किसी भी तरीके से मूर्ख बनाना, फॉल्स बिलीफ. इस शब्द को देखो आप, ये है इनका रिलेशनशिप समझिए आप लोग. डिसीट का रिलेशनशिप इसे क्या है? डिसीट कॉजिंग फॉल्स बिलीफ, झूठा विश्वास, मिथ्या विश्वास दिलाना. कौन सा मिथ्या विश्वास है? इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉफुल मैरिज. तो आई बिलीव अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द चीफ एलिमेंट है ए डिसीट, प्रवंचना. और प्रवंचना का जो नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो आएगा क्यों है, व्हाट इज द रीजन? दैट फॉल्स बिलीफ, मिथ्या विश्वास दिलाना. विश्वास दिलाना है कैसा? विच इज फॉल्स. और क्या विश्वास दिलाना है? कि एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल मैरिज, कि हमारी जो शादी हो चुकी है वो लॉफुल है. तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कॉमनली, है ना. जैसे मैंने देखा है, कोर्ट्स में देखा है कि क्या हुआ कि नायक नायिका को लेकर के फरार हो गए, दोनों ही एक तरीके से गए, और फिर गए मंदिर में, हे भगवान मैं इस आपको साक्षी जान करके इसे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ. तुम भी बोलो हाँ मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार, बस हो गई शादी हमारी. बट दिस इज नॉट लॉफुल मैरिड, दिस इज नॉट लॉफुल मैरिज, बिकॉज इट इज नॉट लीगली सॉडनाइज्ड. मांग में सिंदूर भर देना, मंदिर में जाके कसम खा लेना, दिस इज नॉट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और उस तरीके से उस लड़की को ये विश्वास दिलाना कि देखो अब हमारी शादी हो गई है. अच्छा ठीक है शादी हो गई, अब शादी हो गई तो ठीक है आगे बढ़ो. अब ये फिर आएगा सेकंड एलिमेंट आएगा. तो ये मैरिज यहां तक नहीं रुक रही बात. सेकंड एलिमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट? कोहैबिटेशन. दिस इज व्हाट? सेकंड एलिमेंट. दिस वाज फर्स्ट एलिमेंट, दिस वाज सेकंड, दिस वाज कोहैबिटेशन को हिंदी में बोलते हैं सहवास, सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं मैथुन. ये करता है विद द पर्सन कॉजिंग सच बिलीफ, जो व्यक्ति विश्वास दिला रहा है उसके साथ ऐसा करे वो. सही है?
सो बेसिकली यहाँ पर आप कुछ और डिटेल्स देख लीजिए। दिस सेक्शन पनिशेस ए मैरिड और अनमैरिड मैन। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो एक्यूज्ड है वो मैरिड हो, ही मे बी अनमैरिड मैन, ही मे बी मैरिड मैन। एंड व्हाट इज द, दिस इज व्हाट, कौन सा व्यक्ति है, हु इज इंड्यूसिंग ए वुमेन टू बिकम हिज वाइफ एज ही थिंक्स बट इन फैक्ट हिज कॉन्क्यूबाइन। समझे? तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल रहा है, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल रहा है जो कि मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, और वो उस महिला को ये विश्वास दिला रहा है कि तुम मेरी पत्नी बन रही हो, लेकिन जबकि असल में वो क्या कर रहा है, वो कॉन्क्यूबाइन को हिंदी में बड़ा गंदा शब्द है लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा रखेल, ठीक। तो एक्चुअली में वो इस प्रकार के रिलेशनशिप में उसको एंट्री करवा रहा है, लेकिन उसको जो लड़की है एज शी थिंक्स हर सेल्फ टू बी वाइफ। सही है? और बेसिकली इफ इट हैपन्स इट कैन ऑल्सो कम इन टू द कैटेगरी ऑफ रेप। रेप का जो सेक्शन है, प्लीज गो टू द 375 की डेफिनेशन देखो आप। 375 में आप फोर्थ जो है 375 की जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें ये कवर होता है। वैसे ये रेप भी होगा ये, समझे? लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, है ना, अभी देखता हूँ अर्शान तुम्हारा भी, इसमें ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर बिलीफ तो हो गया लड़के को, हाँ हाँ ठीक है ना, मान लिया पत्नी पत्नी हो गए हैं, ठीक है, बाकी बातें बाद में, अभी पहले पिताजी के साथ पिताजी का आशीर्वाद ले लें। अब लड़के की सारी मेहनत फेल, वो बनना चाह रहा है 493 का एक्यूज्ड। तो 493 का एक्यूज कब बनेगा, उसके लिए जो सेकंड एलिमेंट है ये कभी मत भूलना कि बिलीव, डिसीटफुल तरीके से बिलीव तो दिला दिया, उसको विश्वास तो दिला दिया कि तुम पत्नी हो चुकी हो मेरी, लेकिन उसके बाद तो सेकंड पार्ट है, इसको पढ़िए अच्छी तरीके से इस बार, कि फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस ऑफेंस इट इज नेसेसरी दैट वुमेन, इस विश्वास के साथ, ऑन द बिलीफ ऑफ बीइंग दैट मैन्स वाइफ, कि उसकी पत्नी हो चुकी है, सबमिट्स हर सेल्फ, स्वयं को उसके लिए सबमिट कर देती है, प्रस्तुत कर देती है, फॉर कोहैबिटेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड सबमिट करती है, एंड दैट मैन कोहैबिट्स, इट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 493। बस यहाँ पर कंसेंट भी ली जा रही है, लेकिन कंसेंट कैसे ली जा रही है, डिसीटफुल तरीके से उसको ये समझा के ली जा रही है कि देखो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 493। फ्रॉम माई साइड इज ओवर। किसी को क्वेरी हो तो बताइए मुझे। रेप हो सकता है 375 क्लॉज 4 में। अर्शान ने क्या सर मतलब मूवीज में मोस्टली हाँ, यस यू आर राइट अर्शान। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर? एनीवन? शाहीन मलिक, राजश्री सिंह, कौन है? राजश्री सिंह हो गया सबका? चलिए आगे बढ़े। अब इसी के साथ में आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन 496, वो भी पढ़िए, उसमें फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। 496 एंड दिस इज फॉर यू, दिस इज सेक्शन 496। ये क्या है? मैरिज सेरेमनी। व्हाट? मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। इसको आप कह सकते हैं मॉक मैरिज कह सकते हैं, फॉल्स मैरिज सेरेमनी कह सकते हैं। इसकी हेडिंग समझिए कहाँ से क्वेश्चन है। हूएवर, ऐसे पढ़िए, देखो इसको, हूएवर, इसको हम बाद में पढ़ेंगे इस तरफ, ऐसे पढ़िए, हूएवर गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड। जो कोई भी, हिंदी में पढ़ दूंगा आपके लिए,
ओनली फॉर यू। सही है। देखिए क्या है ये, दोबारा पढ़ता हूँ उसको, यहीं से स्टार्ट करते हैं 496, दोबारा पढ़ता हूँ। देखिए इसे हम कह सकते हैं, मेनली कह सकते हैं फ्रॉडुलेंट और मॉक मैरिज। तो बेसिकली जो 496 है ये मॉक मैरिजेस को पनिश करता है। कैसे कि झूठी शादी दिखाना कि देखो शादी हमारी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नूरजहां नूरजहां को मोहब्बत थी इस शख्स से जिसका नाम क्या है, ये प्रैक्टिकली बहुत होता है, और ये है नूरजहां। आपको शायद याद रहेगा इस तरीके से। तो नूरजहां और अरशान क्या कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में कर रहे हैं। एक ही कोचिंग का पार्ट हो गए। अब साथ में स्टडीज़ भी शुरू हो गई और फिर लिव इन भी शुरू हो गया। लेकिन बाद में समझ में आया कि नूरजहां के बस की नहीं है। नूरजहां ने कहा मैं जा रही हूँ ब्रेकअप। सही है। अरशान ने कहा ठीक है ब्रेकअप। अरशान पढ़ता रहा। पता चला अचानक एक दिन नूरजहां को अरशान का तो सिलेक्शन हो गया, वो भी डीजेएस में। अब पुराना सच्चा प्यार याद आया। सही है। अब अरशान क्यों सुनेगा, अब उसको आ रही है मर्सिडीज़ आ रही हैं, उसको बीएमडब्ल्यूज आ रही हैं, उसको दुनिया भर के तोहफे आ रहे हैं। कह रहे देखो ब्रेकअप हो गया था, पहली बात ख़त्म। कह रहे ना ब्रेकअप नहीं हुआ था, सस्पेंशन में था, इक्लिप्स था। सही है। अब नूरजहां मैडम कहाँ पर आ गई कि देखो तुम भी लॉ पढ़ चुके हो, मैं भी पढ़ चुकी हूँ। 375 और 376 को ढंग से पढ़ लो, जज बने रह जाओगे, सारी मेहनत फेल हो जाएगी। अब अरशान को क्या लग रहा है कि भाई मामला गड़बड़ा गया। तो अब इसने कहा नहीं नहीं कैसी बात कर रही, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना। आओ आओ अब निकाह करते हैं। सही है। तो अब निकाह करते हैं, लेकिन अंदर से मन के अंदर नहीं है इसकी। तो नाउ ही वांट्स टू जस्ट किसी तरीके से खतरा टल जाए। तो उसमें क्या है, दिस इज व्हाट। अब इसको पढ़ो। whoever, जो कोई भी, डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक और विद ए फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, और कपटपूर्ण आशा रखते हुए, whoever यानी कि इंटेंशन उसकी ऐसी हो, ईदर इट इज डिसऑनेस्टली और ही इज हैविंग ए फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। क्या करता है, गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, इस प्रकार की सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता है कि जैसे वो विवाह कर रहा हो। एंड नोइंग दैट, वो ये जानता है दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, उसके बाद भी वो उसकी विधि पूर्वक शादी नहीं हुई है। तो व्हाट इज द एक्टस रियस, एक्टस रियस क्या है, ही गोज थ्रू सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, कि वो विवाह का जो सेरेमनी है उसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी कि वो विवाह करने का नाटक कर रहा है एक तरीके से। गोइंग थ्रू द यानी कि साथ फेरे ले रहा है, या फिर अगर मुस्लिम है तो वो निकाह की औपचारिकताएं पूरा कर रहा है। तो दिस इज एक्टस रियस व्हाट द एक्यूज इज डूइंग। ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे क्या whoever है, whoever है यहाँ पे, इट मीन्स व्हाट। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, नूरजहां जज बनने वाली है और अरशान के ना अब नहीं छोड़ूंगा, बहुत दिनों मैंने तुम्हें पढ़ाया है, सारे किताबें नोट्स तो मैं ही लिखता था, अब तो उल्टा काम भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जेंडर न्यूट्रल है ना। यहाँ पर एक्यूज, जैसे 493 में एक्यूज कैसा था, एक्यूज था ओनली मैन कैन बी द एक्यूज, पर 496 में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या, जो एक्यूज है ही इज गोइंग थ्रू द सेरेमनी, लेकिन नॉलेज क्या है कि भले इवन आई एम गोइंग थ्रू दिस सेरेमनी, भले ही मैं इस सेरेमनी में आई एम गोइंग थ्रू दिस, बट दिस इज, देखिए ये जो भाई साहब हैं, ये रहे भाई साहब, इनकी जो माइंड में क्या चल रहा है, ये चल रहा है ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, और भले ही वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो इनके पैर किधर चल रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, पंडित जी कराते रहो, मुझे पता है शादी तो
लॉफुल है ही नहीं। और ऐसा क्यों कर रहा है वो? ही इज़ डूइंग इट विद डिसऑनेस्टली विद ए फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। तो बेसिकली शादी हो रही है, शादी का नाटक हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द रियल मैरिज। इसीलिए कहा गया फ्रॉडुलेंट और मॉक मैरिजेस को पनिश किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्यूज जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो प्लीज़ लेट मी नो आपके बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो मॉक मैरिज है ये, है ना, जैसे अभी जो है बस गोटियां फेंकी ही थी। एक्यूज के दिमाग में क्या चल रहा है? 493 493 493। उससे पहले का कदम है अभी ये, ठीक है, मॉक मैरिज, सही। और बाद में सेकंड स्टेप क्या आएगा? कोहैबिटेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो तो मेरी पत्नी बन गई, है ना। तो बीच में ही पकड़ लिया गया कि वहीं पर ही। तो ये जो मॉक मैरिज तक बात रुक गई। तो 493 का रास्ता 496 से भी जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर सेकंड पार्ट नहीं हुआ, यहाँ पर अभी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मॉक मैरिज हुई है, मॉक मैरिज के बाद में कुछ नहीं हुआ है अभी। तो ये डिस्टिंग्विश है, ध्यान रखना इस बात को आप लोग। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको बात समझ में आई है नहीं। 493 496, कम ऑन। देखो मैडम कह रही हैं, अभी चौधरी मैडम की बात है कि सर लीगल मैरिज क्यों नहीं है, सेरेमनी तो रियल है। वेरी गुड। देखिए क्या क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। क्या सेरेमनी है बट इट इज नॉट लॉफुल मैरिज। अगर कोई इंसान मैरिड है पहले से ही, एक शादी कर रखी है उसने, ठीक है, और फिर वो सेकंड मैरिज कर रहा है, इफ ही गोज फॉर द सेकंड मैरिज, सही है, 494 हो रहा होगा मानते हैं, लेकिन सेरेमनी तो पूरी कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल, मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि सेरेमनी होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो लॉफुल मैरिज होगी। एक बात, ठीक है, सेरेमनी है, उसके बावजूद भी मैरिज लॉफुल हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत विध्वंस, पहली पत्नी से इतना नाटकबाजी चल रहा है, सेकंड मैरिज तब भी अनलॉफुल रहेगी। तो उन्होंने एक जनरल शब्द दे दिया, किसी भी वजह से, है ना, ही नोज, लड़की को पता भी नहीं है अभी कि हो क्या रहा है, ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, कि उस प्रकार से। और दूसरी बात, सेरेमनी भी जो है, ये सेरेमनी भी जेन्युइन है या नहीं है, कितनी सेरेमनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी क्लियर नहीं है। ये नहीं, इसमें ये थोड़ी लिखा है कि एग्जैक्टली लॉफुल सेरेमनी में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस नाटक हो रहा है शादी का, समझे आप। पंडित भी नकली, बाकी सब कुछ नकली है, लेकिन नाटक जो है वो शादी का है, इसलिए टर्म दी गई है इसको मॉक मैरिज, फ्रॉडुलेंट मैरिज। तो बेसिकली क्या है, वी विल सी वेदर ही वाज नोइंग दैट बाय दैट सेरेमनी वेदर ही विल बी हैविंग वैलिड मैरिज और नॉट। आंसर इज नो। उसको नॉलेज थी इस बात की। देखो 3 पार्ट हो गए इसको, आप इस तरीके से देखना, ब्रेक करके पढ़ोगे तो समझोगे। अब बोर्ड देखो और ऐसे देखो इसको, देखिए एक पार्ट हुआ ये डिसऑनेस्टली और विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, एक पार्ट हुआ ये, और थर्ड पार्ट हुआ ये। कोई भी व्यक्ति क्या काम करता है, वो ये काम करता है, व्हाट, ही गोज थ्रू दिस सेरेमनी, ही गोज थ्रू दिस सेरेमनी, ठीक, ये काम करता है। फर्स्ट इंटेंशन कैसी है उसकी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। सेकंड, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन द बैक ऑफ हिज माइंड, व्हाट इज हिज नॉलेज दैट इवन इफ ही इज गोइंग थ्रू सेरेमनी ही इज नॉट देयर बाय मतलब बाय दिस सेरेमनी,
thereby means by this ceremony he is not by such ceremony lawful married, वो lawful married तब भी नहीं है। तो अगर ये वो करता है then he shall be punished as per this section। बोलो हाँ या ना। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, वो क्या क्या आएंगे सामने, डिसऑनेस्टली और विद ए फ्रॉडलेंट इंटेंशन गोइंग थ्रू द सेरेमनी ऑफ मैरिज, किसी भी विवाह की सेरेमनी में प्रवेश करना, समझे, बेईमानी और कपटपूर्ण आशा से विवाहित होने का कर्म पूरा करना, वो कर्म पूरा करना, विवाहित होने का कर्म पूरा करना, सही है। तो एक तरीके से अगर एक आदमी मैरिड है, अगर सेकंड मैरिज कर रहा है वो, तो पहले उसने क्या किया, 494 तो है ही है, लेकिन उसने 496 भी किया। ही वेंट थ्रू द सेरेमनी ऑफ मैरिज, इंटेंशन क्या थी, फ्रॉडुलेंट थी। एक काम और समझ सकते हैं आप, है ना, जैसे कितने जाना है, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, सही है, और उसके लिए क्या करना है, अंग्रेज को यहीं बुला लिया कि देखो यूएसए के सिटीजन से शादी करके वही ले जाएगी साथ में, तो किसी कैनेडियन से शादी करूंगा तो वही ले जाएगी यहाँ से मुझे, तो है ना। तो अगेन वहां पर आ गया, व्हाट इज इंटेंशन, इंटेंशन इज व्हाट, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। इस इंटेंशन के साथ क्या हो रहा है, he is going through the ceremony of marriage and this is he is having knowledge, उसको ऐसी knowledge है that he is not thereby lawfully married, कि lawfully married तब भी वो नहीं होगा उससे। बोलो हाँ या ना बताइए। तो in this case marriage ceremony is complete, marriage ceremony is complete but in no circumstances constitutes a valid marriage, वैलिड मैरिज में उसका रिजल्ट नहीं होता है, ठीक, बेसिकली ये है। एंड इन विच वन ऑफ द पार्टीज इज इंड्यूस्ड टू बिलीव दैट ए वैलिड मैरिज हैज बीन, अब आ जाइए, समझिए आगे हुए, बोलो हाँ है ना। दिस इज 496, एक कॉल ले लूँ जरा मैं। हेलो, कर लेंगे आप लोग। अब 493 का और 496 का जो डिफरेंस है वो कई बार पूछा जा सकता है आपसे, तो प्लीज़ कम टू द डिफरेंस ऑफ दिस। बेसिकली ये आपको एक जैसे दिखते हैं, लुक्स अलाइक बट दे डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। कहाँ डिफर करते हैं देखिए, in case of section 493, deception is practiced by whom? Deception is practiced by a man on a woman and sexual intercourse takes place. So deception and thereby intercourse takes place as a consequence of the deception. But in case of 496 there is no need of deception करने की ज़रूरत नहीं है, कोहैबिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की। तो ये जो रिक्वायरमेंट है 493 की वो 496 में नहीं है। अगेन आप देख लो इसमें क्या है, यहाँ पर कोई डिसेप्शन वाला शब्द आपको कपट नहीं कर रहा है, उसकी डिसेप्शन, कोहैबिटेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बेसिकली। एंड अगेन बस मेन तो यही है, बाय मेल हो सकता है 493 और 496 बाय मेल एंड फीमेल दोनों के द्वारा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के पर्पस से
प्लिम्स के पर्पज से इट इज़ मोर देन एनफ। अब आप आ जाइए इससे बड़े भाई पर, दैट इज़ 494। तो प्लीज़ कम टू सेक्शन 494, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 4 ऐसे याद रखते हैं, भूल जाएं तो 494 4 4, एक मैरिज दूसरी मैरिज। मैं कई बार जब स्टूडेंट टाइम में भूल जाता था, सेक्शन ही पूछते हैं वो। प्लिम्स में अधिकतर बाईगैमी का सेक्शन पूछते हैं आपसे 494, तो 493 है, 494, 495 इस तरीके से पूछते हैं। तो दिस इज़ 494 बाईगैमी का सेक्शन। कहाँ पर अप्लाई होता है ये? जब आप द्विविवाह करते हैं। कितने विवाह करते हैं? दूसरी शादी करते हैं, जबकि पहली शादी आपकी एग्जिस्ट कर रही थी और फिर पनिशमेंट मिलता है आपको। तो ये कुछ लोगों के लिए सबक हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या सबक है, पहले पढ़ लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, व्हिच सेक्शन डील्स विद द ऑफेंस ऑफ बाईगैमी। दिस इज सेक्शन 494 एंड प्लीज गो टू द बोर्ड। दिस इज सेक्शन 494। whoever, कौन सा whoever है ये? राजश्री मैडम कौन है बताइए? whoever है ये, इनका नाम क्या है? whoever having a husband or wife, having a husband or wife living, जिसका कोई पति हो या पत्नी हो, और वो भी कैसे हो? जीवित हो, यानी कि लिविंग हस्बैंड और लिविंग वाइफ हो। मेल है तो उसकी कोई वाइफ हो, या फीमेल है तो उसका कोई हस्बैंड हो। सही है। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन 494। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए पहली बार, ये कौन सा व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति हैं जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, और उसका कोई पति या पत्नी है। ठीक है। क्या करते हैं साहब? ये हुई सर्कमस्टेंस, सिचुएशन हुई एक तरीके से, सिचुएशन। एंड नाउ व्हाट इज द एक्टस रियस इन दिस केस? दिस इज व्हाट ही मैरीज, विवाह करता है वो, मैरीज। कैसे केस में? इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड। क्यों मैरिड वॉइड है? by reason of its taking place during the life of such husband or wife। such husband कौन सा? जो ये है। तो अब आप समझिए, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कैसे बोलते हैं हिंदी में। 1 सेकेंड। चलिए देखिए, हिंदी में पढ़ लिया। इन एनी केस का मतलब है ऐसी दशा, केस का मतलब किसी विवाद वाद से नहीं है। तो whoever marries in any case, ऐसी दशा में विवाह करता है। कौन व्यक्ति करता है? जिसकी ऑलरेडी कोई पत्नी या पति है। ठीक। जिस व्यक्ति की कोई ऑलरेडी पति या पत्नी है, वह व्यक्ति ऐसी दशा में विवाह करता है। कैसे करता है? कि जो रिजल्ट है मैरिज का, यानी कि सेकंड मैरिज हुई, दैट सच मैरिज इज वॉइड, ये विवाह शून्य होगा। और शून्य होने का कारण क्या होगा? बिकॉज ऑफ योर अर्लियर मैरिज। तो अगर इसको शब्दों में मैं इनको बहुत आसान करूं तो इसको ये कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एग्जिस्टिंग लीगली वैलिड मैरिज को एग्जिस्ट करते हुए भी सेकंड मैरिज करता है, he is having a wife or husband, it means he is a married man or woman, but he is again marrying, therefore second marriage is void। तो यहीं पर इतनी सी बात है, हाँ है ना? समझ में नहीं? बताइए मुझे। he shall be punished। देखो कितनी बात गलत बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो खास बात है, कौशल तुम्हें समझनी होगी। समझे कौशल? तुम हो ना कौशल? कहाँ हो? हाँ है कौशल। कौशल समझो। देखो यहां पे जो कुछ शब्द हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे। व्हाट इज द पनिशमेंट? इसको ऐसे पढ़ो, देखो यू विल फन होगा आपके लिए।
whoever marries, जो कोई भी शादी करेगा, shall be punished, punishment मिलेगा. whoever marries shall be punished. वो तो सबको ही पता है, जिसने की शादी डॉट डॉट डॉट, सही है. तो वो पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सभी हस्बैंड को या सभी वाइफ्स को मिलती है, वो तो सभी यह है, वो तो गिफ्ट है. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर mere marrying इज एन ऑफेंस. यहाँ पर डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली कोई भी मेंसरिया का एलिमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा. दूसरी शादी करी और तुरंत यू शैल बी पनिश्ड. तो देर इज नो एलिमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ बैड इंटेंशन, नो एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट. नेग्लिजेंटली हो गया, ये भी नहीं है कि गलती से शादी हो गई थी, जानबूझ के शादी की, इंटेंशनली शादी की, ऐसा प्रूव नहीं करना है. प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव ओनली द टू फैक्ट्स. नंबर वन पार्ट, व्हाट? दैट ही वॉज हैविंग ए वाइफ और हस्बैंड, ही और शी, at the time of the second marriage, and then despite that fact he entered into the second marriage. तो mere entering into second marriage, दूसरा विवाह करना मात्र ही अपने आप में अपराध है. और यहाँ पर क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट नहीं, इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मेंसरिया एलिमेंट. इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, किसी भी प्रकार के दुराशा के अभाव में ही ये अपराध घटित हो सकता है. यहां पर आपको यू नीड नॉट टू प्रूव एनी एलिमेंट ऑफ मेंसरिया. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से क्वेश्चन आता है, mere second marriage, entering into a second marriage is an offense, no requirement of mensria, no requirement. जैसे आपने 493 में देखा था, देखिए अगेन, देखिए खुशबू, देखो in this section 493 you have seen by deceit. तो अगेन देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया. इन केस ऑफ सेक्शन 496 वी हैव सीन दैट दिस वॉज द केस ऑफ dishonestly or with fraudulent intention. Again there is requirement of mensria, fine. But in case of 494 you will see, you will not see any word like this. In dishonest intention नहीं मिलेगा, fraudulent intention नहीं मिलेगा, deceived नहीं मिलेगा. सिर्फ क्या ऑफेंस है? whoever marries, जो कोई भी शादी करता है. बाकी किन हालात में? having a husband और wife living. ठीक, इस तरीके से. तो you will see, ये बात ध्यान रखनी है. और ऐसे जब किसी भी अपराध में when there is no requirement of mensria, है ना, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना. ये जो कौशल भाई साहब हैं, एक बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत अच्छे इंसान है, सीधे साधे, है ना. एक शादी में गए, वहाँ इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, पत्नी घर पर है, और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो ससुराल वाले हैं, जो वर पक्ष है, वो लड़की को प्रताड़ित कर रहा है. कह रहे पहले हमें इतना दहेज दो वरना हम यहीं से उठ जाएंगे, ये शादी नहीं होगी. और अल्टीमेटली वो शादी टूट गई. और जो लड़की का बाप है वो रो रो के बुरा हाल है
कि अब मेरी इज्जत का क्या होगा, लड़की मरने को तैयार है, और फिर हमारा हीरो सामने आता है। बहुत गुड फेथ, मतलब जो बेस्ट ऑफ बेस्ट फीलिंग्स हो सकती हैं गुड फेथ की, वो इसके साथ हैं। खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है। इसको पता है कि एक बीवी का खर्चा भी नहीं उठा सकता, लेकिन वो दूसरी के लिए भी आगे बढ़ जाता है, एकदम अपने को त्याग करता है कि यस मैं करूंगा तुमसे शादी, मैं दूंगा तुम्हें सहारा। सही है। और फिर जो है वहां पर दूसरी शादी हो जाती है, और उसके 1 घंटे बाद पुलिस हथकड़ी के साथ कह रहे बहुत अच्छा इंसान है भाई, लड़की को कह रहे ना। अब यहां पर आप देखो कि भाई साहब ने कितनी शादी की है, दूसरी शादी की, एक शादी दूसरी शादी। इसको ऐसे करते हैं, फर्स्ट मैरिज एंड सेकंड मैरिज। और जब सेकंड मैरिज की, इनकी पहले एक पत्नी थी, लेकिन सेकंड मैरिज का उनको हालात को तो देखो। कौशल कह रहा है उन हालातों को समझो सर, इसका पिताजी मर जाते, लड़की आत्महत्या करती, मैंने दोनों की जान बचाई है ना, मैंने सेक्रीफाइस किया है, और आप मुझे जेल में डालोगे, आई एम द एक्यूज्ड। समझ रहे बात ये? तो इस इतने अच्छे भले इंसान ने भी बताइए क्या कोई अपराध किया या नहीं किया। वेरी पॉइस इंटेंशन, पवित्र से पवित्र इंटेंशन इनकी इस समय। कम ऑन आंसर मी। प्राची गोयल, कौशल बताओ क्या किया? आज कौशल ने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर डाला, देखो वो भी रिटन। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। किसी को ना समझ में आए तो आए समझ लो। समझे आप? तो ये हुआ, इवन गुड इंटेंशंस कैन नॉट सेव द अक्यूज्ड, even good intentions cannot save the accused, and no bad intention is required to be proved by the prosecution. accused ने कितनी भी good intentions हो वो उसको बचा नहीं सकती, और prosecution को कोई भी bad intention prove करने की जरूरत नहीं है, केवल second marriage prove करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये आपने देखा होगा। और फनी के उसमें आप देखो, आज उसने खुद कबूला है राइटिंग में, और ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो ऐसा कन्फेशन जो किसके सामने किया जाए, अदर देन एनी मजिस्ट्रेट किया जाए, उस कन्फेशन को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जो कुछ लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि अभी ये कौशल नाम के हमारे स्टूडेंट हैं, बड़े भले मानुस हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपराध किया है। तो उसी की बात में थोड़ा बात कर रहा हूँ कि वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मैंने किया है। और इसका मतलब क्या है, ही इज़ कन्फेसिंग हिज गिल्ट कि ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। तो ये क्या हुआ, कन्फेशन हो गया। किसके सामने किया उसने कन्फेशन? नॉट बिफोर एनी मजिस्ट्रेट, बिफोर द पर्सन्स हु आर नॉट मजिस्ट्रेट। तो क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। और क्योंकि राइटिंग में क्या है, क्योंकि इस पर स्क्रीन पर आ रहा है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो गया। तो दिस इज व्हाट, ये भी समझ लीजिए, प्रैक्टिकली आप लोग कई बार ऐसा होता है। सही, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आ जाइए, शैल बी पनिश्ड विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो लायबल टू बी फाइंड। सो आज अभी इसका जो सेकेंड पार्ट है, एक्सेप्शन है, ये हम लोग कल करेंगे। इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में करने की ज़रूरत है, इसको 494 को डिटेल में करेंगे, कुछ केस लॉस भी पढ़ेंगे। तो बाकी हम इसमें बड़े सब कुछ है, धर्मेंद्र भी है, हेमाली भी है, 1-2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, समझे। सेकंड मैरिज कैसे कामयाब हो जाते हैं, है ना। सो करेंगे इस पर बात। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी सेकंड क्लास आपकी होगी आरजेएस की बाय प्रभांशु सर, उसको कीजिए आप लोग। ही हैज़ कम। कोई क्वेरी हो किसी को तो बताइए मुझे। चलिए, विद लास्ट वर्ड्स मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग भी
आरजेएस में जा रहे हैं या फिर हरियाणा में, बस आपको दो काम नहीं भूलने हैं। बार बार मैं कहता हूँ आपको, एक तो आपका हेल्थ मैनेजमेंट, ये ट्रांजिशन पीरियड है, गर्मी खत्म हो रही है और धीरे धीरे ठंडक थोड़ी 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 वो बढ़ रहा है, मौसम ठंडा होता जा रहा है अभी ये। तो इस, और ख़ासकर दिल्ली में डेंगू और दुनिया भर की बीमारियाँ भी चल रही हैं। तो अपने आप को आपने एकदम बचा के रखना है, बेबी केयर करनी है खुद अपने आप की। आपने स्टीम ले सकते हैं, अपने फुल बाजू के कपड़े पहन के रह सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जो भी एफर्ट्स करते हैं, एक तो आपने बीमार नहीं होना है। सेकेंडली आपने एक बार भी नेगेटिव थॉट को लेकर नहीं आना है कि मेरा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम एनी हाउ, और अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट एफर्ट जितने हो सकते हैं वो लगा दीजिए। ये रिजल्ट की सोचना ही नहीं है इस समय। आपने जैसे ही आपने थोड़ा ही सोचा कि नहीं भी हो सकता, 1.1% भी आपके एफर्ट्स में कमी आ जाएगी। और एक बात और, आप 10 साल लगातार पढ़ लीजिए, वो दिन कभी नहीं आता किसी का भी जब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने सारा रट लिया, सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो लोग जज बन गए उनकी भी पढ़ाई, उनकी भी पूरा कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये फीलिंग ही मत ना लेना कि भाई पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे। कौन जाने आपने जिसको बहुत अच्छा कर रखा है वही क्लिक कर जाए। इसलिए कीप ऑन स्टडिंग, बस बढ़ते रहिए आप लोग। और आने वाले टाइम में और भी एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड का IPO का एग्ज़ाम आ गया, उत्तराखंड जुडिशरी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली हैं, यूपी की वैकेंसी बहुत आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं, MP की आने वाली हैं। तो हमारी जो एफर्ट्स हैं ये, दिस इज़ नॉट गोइंग ऑल इन वेन, ये बहुत काम आएंगी, ये बेकार नहीं जाएंगी। अगर किसी वजह से किसी का कोई एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो आने वाले एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। लेकिन आज इसलिए नहीं पढ़ा कि अभी 1 महीना बचा है, फिर दूसरा एग्जाम भी छूटेगा, फिर तीसरा भी छूटेगा। लेकिन हेल्थ मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम मेरा एक्सपीरियंस यही है कि हेल्थ मैनेजमेंट जिसका पुअर रहा उसका एग्ज़ाम बिगड़ता है। ठीक है, और जो मैरिड हैं, जो खासकर गर्ल्स हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपना भी ध्यान रखें और उनका भी ध्यान रखें बच्चों का, क्योंकि फिर उनका भी डिस्ट्रैक्शन उस वजह से होता है। तो किसी भी तरीके से आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ ये लेक्चर आपको कर लिया आपने, बस मैं रिपीटेडली कहूँगा, वही बात कहूँगा कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने भूलना नहीं है इन चीज़ों को, बस ये याद रखना है अपने माइंड में हर तरीके से। बस, थैंक यू वेरी मच।